Hello everyone. Good morning to all of you. So we are going to proceed with optics. लास्ट क्लास में आपको बेसिक बताया था, उसको मैं समराइज कर देता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। हम लोग अभी रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। दैट मीन्स इमेज फॉर्मेशंस। सो लाइट के बारे में स्टडी करते हैं, बेसिक स्टोरी वही है। और रे ऑप्टिक्स में आप फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस देखते हो। फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस, how the images are going to form because of different types of mirrors, lenses, etc. आपने ये भी लर्न किया है कि इमेज को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ऑब्जेक्ट किस तरह का होता है, और रे डायग्राम कैसे बनाया जाता है, कलेक्शन ऑफ रेज को हम लोग क्या बोलते हैं, और साथ ही साथ आपने ये भी लर्न किया था कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आपने देखा था एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जब लगा रहे होते हैं हम, तो वो सारे तीनों चीजें एक ही प्लेन पर लाई कर रहे थे। ऑल द थ्री थिंग्स, दैट मीन्स इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एज वेल एज नॉर्मल। सो अगर आपका ये सरफेस है और कोई लाइट रे इस पे इंसिडेंट होता है, मे बी लाइक दिस, सो ये रिफ्लेक्ट बैक करके उसी मीडियम पर रिटर्न कर जाता है। सो रूल बहुत सिंपल है कि इंसिडेंट रे अगर आपका ये है, रिफ्लेक्टेड ये है, तो आपको एक नॉर्मल सर्च करना है उसी पॉइंट पर जहां पर ये इंसिडेंट हुआ है, और फिर इस एंगल को इंसिडेंट के साथ मेजर करेंगे, इस एंगल को रिफ्लेक्टेड रे के साथ मेजर करेंगे, और क्लेम करेंगे कि ये दोनों एंगल बराबर होते हैं। एक लॉ आपका ये था। दूसरा लॉ ये था कि ये पूरा फिगर एक ही प्लेन पर बनाना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे इस प्लेन ऑफ द स्क्रीन पर है, लेकिन नॉर्मल आप किसी और डायरेक्शन में लेके जा रहे हो, किसी और प्लेन पे लेके जा रहे हो, या फिर ये दोनों एक प्लेन पर है, ये तीसरा बाहर आ जा रहा है। ऐसा नहीं होने वाला है। तो वो आप जानते हो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देन आफ्टर वी वर टॉकिंग अबाउट कि अगर प्लेन मिरर होगा तो क्या होगा। जैसे ये प्लेन मिरर का केस था, तो प्लेन मिरर में कैसा केस होगा। सपोज कर लीजिए अगर आपका प्लेन मिरर ना हो, या सरफेस आपका कुछ ऐसा हो, मे बी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और अगर कोई लाइट रेस पे इंसिडेंट होती है, मे बी लाइक दिस, अगर इसको हम इंसिडेंट रे के नाम से बुलाते हैं, तो रिफ्लेक्टेड रे कैसे ड्रॉ करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ करना होगा, नॉर्मल टू द सरफेस, जो कि ऐसा कहीं जाएगा। हाउ टू गेट द नॉर्मल टू एनी सरफेस, बहुत सिंपल है। उस पॉइंट पे पहले आप एक टेंजेंट ड्रॉ करो, और फिर उस टेंजेंट का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो अपने को नॉर्मल मिल जाता है। तो नॉर्मल को आइडेंटिफाई करने के लिए अपने को टेंजेंट बनाना पड़ता है, अगर वो प्लेन सरफेस नहीं है तो। इसके बाद आप इस एंगल को मेजर करोगे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। जितना ही एंगल ये था, सेम एंगल पर, सेम प्लेन पर आपको एक दूसरी लाइट रे को ड्रॉ कर देना होता है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा। So whether it's a plane surface for reflection or curved surface for reflection, दोनों केस में हम सेम रूल लगाने वाले हैं और बोलने वाले हैं कि आई की वैल्यू आर के बराबर होती है। जब कभी मिरर भी आएगा या कोई और भी नई स्टोरी आएगी, जब कभी रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, तो यही रूल्स चलने वाले हैं। तो आपको ये बात समझ में रखनी है कि कितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नॉर्मल को ड्रॉ करना है, और एक बार नॉर्मल मिला तो फिर दो एंगल्स पता करके उनको बराबर कर सकते। देन आफ्टर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे कि लाइक अगर प्लेन मिरर है तो इमेज कितना दूर पे बनता है। यू आइडेंटिफाइड कि एक प्लेन मिरर पर जो इमेज बनता है, सो इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम प्लेन मिरर, इस केस में इमेज फॉर्मेशन काफी आसान होता है। जितना डिस्टेंस पर आपका ऑब्जेक्ट होता है, नॉर्मल से उतना ही डिस्टेंस पर आपकी इमेज बन जाती है। जैसे कि अगर आपके पास ये प्लेन मिरर है, और लेट्स से कि एक ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पे सब प्लेस की गई है, ये सिंपलेस्ट एग्जांपल है, उसको एज ए रिजल्ट याद रखते हैं। अगर ये एक्स डिस्टेंस पर है, तो अपने को क्या करना होता है, एक्स डिस्टेंस पर इधर जाना होता है और इमेज मिलता है। इसको कितने
और कैसे भी समझ सकते हैं वो मैंने आपको बताया। मिरर की लेंथ कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपकी मिरर को लेंथ को बढ़ा सकते हो और ऑब्जेक्ट से मिरर पर परपेंडिकुलर डालना है क्योंकि वो नॉर्मल बन सके, और उसी नॉर्मल पर आपको बैक साइड जाना है, सेम डिस्टेंस जाना है, अपने को इमेज का लोकेशन मिलने वाला है। फिर आप ये बोलोगे ये जो इमेज बनता है वो इमेजिनरी होती है, वर्चुअल होती है, और ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल है। तो अगर आपने एक रियल ऑब्जेक्ट रखा है किसी भी प्लेन मिरर के सामने तो उसकी इमेज जो आती है वो वर्चुअल आती है। तो अगर आप अपने आप को मिरर में देखते हो तो आपका जो इमेज बनता है दैट इज वर्चुअल। अब आपसे प्लेन मिरर के बारे में क्वेश्चन पूछेगा तो इन्हीं लॉजिक को यूज करके आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हो कि कहाँ पर इमेज बनने वाली है और कैसा होगा। वो क्या करेगा, किसी एंगल पे रखेगा मिरर को, कुछ और भी कहानियां बनाएगा, तो अपने को मिरर की लेंथ बढ़ानी है, परपेंडिकुलर पे जाना है और इस तरह से इमेज बना देना है। कुछ और भी क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे कि अगर ये ऑब्जेक्ट आपको मूव करना स्टार्ट करता है तो आप जानते हो कि इस डायरेक्शन में अगर ये चलेगा तो इमेज इधर आएगी, तो वेलोसिटी आपस में निगेटिव होती है, सेम मैग्नीट्यूड से चल रहे होते हैं। अगर वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द मिरर है, पैरेलल टू द मिरर है, तो इमेज भी पैरेलल टू द मिरर चलेगी। इसका मतलब है ये दो वेलोसिटीज बराबर होते हैं, वेलोसिटीज बराबर होते हैं, और परपेंडिकुलर टू द मिरर वेलोसिटी अपोजिट होते हैं। तो इन जनरल आपको 3D में अगर कोई वेलोसिटी देगा तो उसमें x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट हो सकता है, और हम इमेज की वेलोसिटी बता सकते हैं बाय रिवर्सिंग दी दैट कंपोनेंट इन विच द मिरर इज प्लेस्ड, और मिरर के जो परपेंडिकुलर जाता है। जस्ट टू ब्रिंग अ कॉन्फिडेंस टू इन यू, एक क्वेश्चन वेलोसिटी का 3 डायमेंशन का एग्जांपल ले लेते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि अगर मिरर मूव कर रहा होगा तो फिर हमको क्या करना होता है कि मिरर के रेस्पेक्ट में पहले ऑब्जेक्ट इमेज को पता करना होता है, फिर इसके बाद ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आते हैं। अभी सिंपल एग्जांपल के लिए हम मिरर को फिक्स कर देते हैं। सो लेट्स से कि मिरर कुछ ऐसा फिक्स्ड है, ये मिरर, प्लेन मिरर। कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारा कुछ इस तरह से चल रहा है, ये अपना एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और बाहर की तरफ जेड एक्सिस रहा हो। एक्स वाई जेड द यूजुअल वे ऑफ डिनोटिंग देम। एक ऑब्जेक्ट आपको बोलते हैं कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, इसकी वेलोसिटी v ऑब्जेक्ट आपको दी गई है, ये जो डिस्टेंस है वो भी आपको दिया गया है। लेट से ये जो डिस्टेंस है वो कुछ 10 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन यहाँ पे मैं फ्रेम करता हूँ। मिरर आपका रेस्ट पर है, फिक्स्ड है। इफ velocity of object is 2i cap minus 3j cap plus 4k cap, then find velocity of image। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट टू वार्म यू अप है, और सभी को ट्राई करना चाहिए, सभी को आंसर निकालने का। मिरर आपका रेस्ट पर है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आपको दे रखी है 3 डायमेंशंस में, और ये कुछ इस तरह का मिरर मिरर जो रखा गया है वो एक्स जेड प्लेन पे रखा गया है। देखने में आपको वन लाइन दिख रहा है, वैसे वो एक्स जेड प्लेन पर कुछ ऐसा मिरर रखा गया है, ये पूरा मिरर है। सो फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर इमेज वेलोसिटी। एक आंसर आ गया है, बाकी लोगों के आंसर का इंतजार। ओके, तो इसका मतलब आपको ये विजुलाइज हो गया कि वेलोसिटी कौन सी किस डायरेक्शन की किस तरह से बदल रही होती है। ठीक है, सो अब देखोगे कि इसकी कौन सी वेलोसिटी बदलेगी। एक्स की वेलोसिटी पे कोई चेंज नहीं आएगा, वी एक्स इमेज के साथ वैसे ही चलेगा क्योंकि पैरेलल टू द प्लेन है। जेड वाला जो वेलोसिटी होगा वो भी ऐसे चलेगा, लेकिन जो परपेंडिकुलर टू द मिरर कंपोनेंट है वो रिवर्स हो जाएगा। तो अपने को केवल वाई कंपोनेंट को रिवर्स करना है, दैट्स डन। तो हम लोग बोलेंगे कुछ ऐसा कि वेलोसिटी ऑफ image with respect to mirror for x component is going to be having the same value।
वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर का एक्स कंपोनेंट। विक्टर अगर हटा दें, एक्स कंपोनेंट की बात कर रहे थे, ये एक्स में सेम रहने वाला है, वाई में क्या जाने वाला है, इमेज की वेलोसिटी मिरर के रिस्पेक्ट में y component is going to be negative of velocity of object with respect to mirror y component। किसके साथ नेगेटिव लगाना है, जो मिरर का परपेंडिकुलर बनेगा डायरेक्शन, दैट्स डन। और वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर का z कंपोनेंट इज गोइंग टू बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर का z कंपोनेंट। तो ये फाइनल रिजल्ट्स हैं। अगर हमारा मिरर भी मूव कर रहा होगा तो मिरर की वेलोसिटी को भी हम लोग यूज कर ले जाएंगे। बाय द वे मिरर रेस्ट पर था तो मिरर इज जस्ट लाइक ग्राउंड, इसका मतलब मिरर लगाना मतलब ग्राउंड के जैसा ही बिहेव कर रहा है। तो अपने को पता चल जाएगा कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर या फिर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बराबर आने वाली है। So that's going to be x component will remain as such, y component will come with a minus sign, z component will remain as such. So twice I cap plus 3j cap plus 4k cap। मैंने थोड़ा सा डिटेल में लिखा हुआ है, आप एक लाइन में भी आंसर दे पा रहे हो कि y कंपोनेंट को रिवर्स करना, दैट्स डन। ओके, सो इस तरह से हम प्लेन मिरर पर मोशन वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं और बाकी सारी कहानियां बता सकते हैं। वो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड कर सकता है एडवांस में, आपका जो मैकेनिक्स का क्वेश्चन होगा उसके आगे एक मिरर लगा देगा और फिर ऑब्जेक्ट के बारे में ना पूछ करके इमेज के बारे में पूछ सकता है। सो पहले उसको मैकेनिक्स से सॉल्व करेंगे, फिर ऑप्टिक्स से उसकी इमेज को पता करेंगे, फिर उसकी वेलोसिटीज, एक्सेलरेशन, पोजीशंस जो भी है उसको मिरर इमेज से पता कर सकते हैं। और इस इंस्टेंट पर जो इमेज बन रही होगी वो 10 सेंटीमीटर यहाँ पर बन रही होगी, तो इमेज की लोकेशन तो यहाँ पर होगी लेकिन वेलोसिटी होगी, और ये भी 10 सेंटीमीटर रहेगा। तो पोजीशन कैसे चलता है और वेलोसिटीज कैसे चलते हैं वो अपने को पता चल गया। आगे बढ़ते हैं। अगर किसी मिरर पर आप देखते हो कि एक इंसिडेंट रे आती है, एक रिफ्लेक्टेड रे आती है, रिफ्लेक्शन को लेकर के जब हम लोग पढ़ते हैं तो कई बार आपसे एक टर्म यूज करता है कि कितना डेविएशन हुआ है। आपने डीपीपी सॉल्व किया होगा वन, तो उसमें भी डेविएशन जैसे टर्म्स आए होंगे। अगर आप पहले से जानते हैं अच्छी बात है, नहीं जानते तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या होता है और हमेशा के लिए आप याद रख सकते हो। तो लेट्स से कि आपके लिए एक इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो उसके बीच में एक नॉर्मल आपने ड्रॉ किया होगा जो कि इक्वल एंगल पर डिवाइड कर रहा होगा, बाइसेक्टर बन रहा होगा। सो अगर हम ऐसा बोलते हैं कि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही आ जाएगा। तो आपसे पूछेगा एंगल ऑफ डेविएशन बताइए, एंगल ऑफ डेविएशन एक जनरल टर्म है डेविएशन एंगल, जनरली हम इसको डेल से इंडिकेट करेंगे। और निकालने का अपना आइडिया क्या होगा, बहुत सिंपल है, जो उसकी लैंग्वेज उसी को फॉलो करेंगे। डेविएशन का मतलब है अगर कोई लाइट रे हमारा ऐसा जा रहा था और अगर ऐसा ही चल रहा है तो कितना डेविएट हो रहा है, बिल्कुल डेविएट नहीं हो रहा है, जीरो डेविएशन है। लेकिन अगर ये कुछ समय के बाद ऐसा बेंड हो गया तो जाने का डायरेक्शन ये था और अब इधर जा रहा है, इसका मतलब ये कितना बेंड हुआ है, तो ये जो एंगल होगा दैट्स कॉल्ड डेविएशन। तो डेविएशन इज बेसिकली फाइनल डायरेक्शन और इनिशियल डायरेक्शन के बीच में कितना एंगल बना हुआ है। तो इसको हम ऐसा बोलेंगे, दिस डेविएशन इज इन दिस एंटी क्लॉकवाइज सेंस बाय दिस डेल एंगल, सेंस भी दिखा सकते हैं। और यही होगा, ऐसा नहीं बोल सकते कि ये ऐसा करके ऐसा गया हुआ है कि आई मीन लाइक अगर अपने को देखना होगा कि वो किस तरह से बेंड हुआ है, क्या इस तरह से बेंड होकर गया या फिर इस तरह से बेंड होकर गया, दोनों का अपना अलग अलग मीनिंग होगा। जैसे कि इस केस में आप देखोगे कि ये इनिशियली ऐसा जाना चाह रहा था लेकिन ये इस तरह से बेंड हुआ, तो ये जो टोटल एंगल आएगा ये एंगल दैट विल बी नोन एज डेविएशन एंगल। इस एंगल को डेविएशन नहीं पकड़ेंगे। सो इनिशियल डायरेक्शन से कितना बेंड हुआ है वो डेविएशन एंगल होता है। क्या इस एंगल को हम लोग पता कर सकते हैं? ऑफ कोर्स पता कर सकते हैं। तो अगर इस डेविएशन एंगल को आपको पता करना होगा तो क्या बोलने वाले हैं, कैन वी से कि ये जो पूरा एंगल है 180 डिग्री होने वाला था, उसमें से ये थीटा हटा देंगे तो काम चल जाएगा। तो क्या इसको बोल सकते हैं 180 माइनस 2 थीटा। सो अगर प्लेन मिरर में हम इंसिडेंट रे कितना डेविएट होती है ये पता करना होगा तो फिर हम ये बोल सकते हैं कि 180 डिग्री टोटल था, उसमें से 2 थीटा कम कर दो तो बचा हुआ एंगल आ जाता है। तो इसको आप याद रख सकते हो, ना भी याद रखो तो याद रख लो कि डेविएशन कैसे पता करते हैं। कई बार क्या होगा कि मल्टीपल मिरर्स होंगे या फिर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो रहे होंगे, तो आपको इनिशियल कैच करना है, फाइनल कैच करना है और देखना है कि इनिशियल से फाइनल जाते वक्त वो किस तरह से बेंड होते होते गया है। तो हाउ मच द टोटल एंगल ऑफ हैव बीन वो अपने को पता चल जाता है।
और भी कुछ पॉइंट्स के बारे में हम लोग देख सकते हैं कि जब इंसिडेंट रे आता है तो रिफ्लेक्टेड रे ये इक्वल एंगल बनाते हैं, ये हम लोग जानते हैं और सभी केसेस में हम लोग इसी को यूज करने वाले हैं। कई बार ऐसा होगा कि ये जो मिरर है ना, अगर मिरर को हम घुमाना स्टार्ट करेंगे तो क्या होने वाला है, तो वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है, उसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो लेट्स से कि कुछ ऐसा पॉइंट है कि अपने पास एक ये मिरर है और आपको एक इंसिडेंट रे दिया जाता है। हमारा इंसिडेंट रे जहां से भी आ रहा होगा, लेट्स से यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट हो रहा होगा, उसी ऑब्जेक्ट से आ रहा होगा, तो इस रे को हम लोग कैच करते हैं। और ये जो प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर को आप लेट्स से कि ओमेगा से घुमा देते हो, रोटेट करा देते हो, या फिर थीटा एंगल से ट्विस्ट कर देते हो, रोटेट करा देते हो। रोटेट करा रहे हैं, ये जो मिरर है हमारे स्क्रीन के परपेंडिकुलर है, वो आपको समझ में आ रहा होगा, और जिसके अबाउट रोटेट करा रहे हैं वो जेड एक्सिस है, उसके अबाउट इस तरह से हमने थीटा से बेंड कर दिया। तो जब हम थीटा से बेंड करेंगे तो जो इसका रिफ्लेक्टेड रे होगा वो किस एंगल से बेंड होगा, ये जनरली पूछा जाता है और कई एडवांस जैसे क्वेश्चन में इसका यूज आ जाता है, तो उसको हम रूल बना करके यहाँ पे याद रख लेंगे। तो पॉइंट क्या रहेगा, पॉइंट ये रहेगा, इफ mirror is rotated by an angle theta, then by what angle reflected ray rotates for the same incident ray। मतलब आपका इंसिडेंट रे वही रहेगा, रिफ्लेक्टेड रे किस एंगल से रोटेट करेगा इन केस हम मिरर को थीटा डिग्री से रोटेट कराते हैं। किस तरह से रोटेट कराते हैं, वो एक्सिस इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो अब में से कई लोगों को पता भी होगा, नहीं पता तो आपको याद रखना है कि इसका आंसर डबल ऑफ द एंगल ऑफ मिरर आता है। और कैसे आता है वो भी हम लोग चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फिगर ड्रॉ करके चेक करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, 2 थीटा रहता है और 2 थीटा एज ए रिजल्ट याद रखना है। अच्छा, अपने को कंडीशन जरूर याद रखना है कि इंसिडेंट रे सेम होनी चाहिए और मिरर को हम रोटेट करा रहे हैं, तो रिफ्लेक्टेड रे कितने से रोटेट करेगी उसके बारे में बात हो रहा है। तो इनिशियल जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो इस डायरेक्शन में गया होगा जब थीटा से रोटेट नहीं कराया गया था। इसके बारे में और भी कहानियां कुछ इस तरह से बन रही होंगी कि आपका नॉर्मल रहा होगा, और अगर ये कोई एंगल रहा होगा अल्फा, तो ये भी एंगल कितना रहा होगा, अल्फा रहा होगा, या फिर कुछ और नाम दे सकते हैं, आई और समथिंग लाइक। जब आपने मिरर को थीटा से बेंड किया होगा तो फिर आप देखोगे कि मिरर आपको कुछ ऐसा दिखना स्टार्ट हो जाएगा, न्यू पोजीशन ऑफ मिरर। एक ही फिगर में दोनों बना दे रहे हैं। तो ये एम डैश उसका नया पोजीशन हुआ है। कितने एंगल से ये बेंड कराया गया है, ये थीटा एंगल से बेंड कराया गया है, सो ये एंगल थीटा है ना। जैसे ही आप मिरर को रोटेट कराओगे ना, तो इसका जो नॉर्मल है ना, नॉर्मल भी रोटेट कर जाएगा। अब नॉर्मल कितने एंगल से रोटेट कर जाएगा, नॉर्मल भी थीटा एंगल से रोटेट कर जाएगा। तो लेट्स से कि जो नया नॉर्मल है वो ये एन डैश। तो जब ये नया नॉर्मल होगा तो आप पाओगे कि जो नॉर्मल से नॉर्मल का जो बेंडिंग हुई होगी वो भी थीटा ही होगी, तो ये एंगल थीटा रहा होगा। तो अगर इनिशियली हमारे पास इंसिडेंट एंगल अल्फा था, तो अब नए सिचुएशन में इंसिडेंट एंगल बदल जाएगा। तो अगर मैं थोड़ा सा लिखूं भी तो कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ कि न्यू इंसिडेंट एंगल कितना बनेगा। लेट्स इसको हम आई डैश बोलते हैं न्यू को। तो न्यू इंसिडेंट एंगल आप देखोगे कि अल्फा तो पहले वाले नॉर्मल से था, अब ये थीटा और हो गया, तो न्यू इंसिडेंट एंगल हमारे पास हो जाएगा अल्फा प्लस थीटा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि जो इंसिडेंट एंगल होता है वही रिफ्लेक्टेड एंगल होता है, इसलिए नया रिफ्लेक्टेड एंगल कितना बनेगा, आई के बराबर, मतलब अल्फा प्लस थीटा होगा। इसका मतलब जो नया आपने नॉर्मल ड्रॉ किया है उससे अल्फा प्लस थीटा पर दूसरी रे जाने वाली है।
इन केस अगर उस रे को हम ड्रॉ करें तो वो रे कुछ ऐसी जाएगी, ये इस नॉर्मल के साथ ऐसा एंगल बनाते हुए ये। तो दिस इज गोइंग टू बी द न्यू रिफ्लेक्टेड रे। अपने को ये एंगल पता करना है कि ये जो न्यू रिफ्लेक्टेड रे है ये किस एंगल से बेंड हुई है, दैट इज बीटा वी नीड टू आइडेंटिफाई। कैन वी आइडेंटिफाई दिस बीटा? आप बोलोगे कि बिल्कुल आइडेंटिफाई किया जा सकता है, क्योंकि ये इंसिडेंट के बाद जो रिफ्लेक्टेड एंगल बनेगा वो नॉर्मल से बनेगा, तो ये टोटल एंगल अपने को पता है कितना है, अल्फा प्लस थीटा आने वाला है, आर डैश। ये अल्फा प्लस थीटा है और ये एंगल टोटल कितना था, अल्फा और इतना पोर्शन थीटा था, तो ये एंगल कितना रहा होगा इसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। क्या ये अल्फा माइनस थीटा रहा होगा? बहुत सारे टर्म्स लिखे जा रहे हैं, बहुत सारे एंगल्स बेसिकली लिखे जा रहे हैं। अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हो तो बेस्ट है, नहीं कर पा रहे हो तो बोलने का। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपको ये नॉर्मल नया और नया रिफ्लेक्टेड रे दो पता चल रहे होंगे। अब हमको ये बीटा पता करना है, ये एंगल अपने को पता है, ये एंगल अपने को पता है, तो बीटा के लिए आप बोलोगे ये बड़ा वाला एंगल माइनस छोटा वाला एंगल से काम चल जाएगा। सो अगर उसका नाम ने बीटा दिया है तो क्या बीटा की वैल्यू हम फिगर से ड्रॉ कर सकते हैं? कैन वी से कि बड़ा वाला एंगल विच इज अल्फा प्लस थीटा माइनस छोटा वाला एंगल विच इज अल्फा माइनस थीटा। दिस इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ बीटा। और इसी बीटा की वैल्यू को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो अल्फा डिसअपियर हो, यस अल्फा डिसअपियर हो जाएगा और थीटा प्लस थीटा 2 थीटा के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि जो रिफ्लेक्टेड रे था वो कितने एंगल से बेंड हुआ है, वो ट्वाइस ऑफ थीटा से बेंड हो जाता है। कॉपी कर लीजिए, बोर्ड जैसे एग्जाम में प्रूफ करने को भी आ सकता है। तो अगर बोर्ड के एग्जाम में प्रूफ करने को आएगा तो फिर आप इसी पिक्चर को बना दोगे, डिटेल में लिख दोगे कि हमने थीटा से मिरर को रोटेट कराया, फिर इनिशियली इंसिडेंट एंगल अल्फा था, फिर ये सारी कैलकुलेशन करके इसको प्रूफ करने का। तो काइंड ऑफ रिजल्ट है हमारे लिए। आगे चलकर क्या करेगा, बोलेगा कि हम मिरर को कॉन्स्टेंटली ओमेगा से रोटेट करा रहे हैं, तो बताइए रिफ्लेक्टेड रे किस एंगुलर वेलोसिटी से चल रहा होगा। तो हम जानते हैं ओमेगा इज डी थीटा बाई डी टी, तो अगर ये डी थीटा बाई डी टी ओमेगा है तो ये डी बीटा बाई डी टी 2 ओमेगा हो जाएगी। तो वेलोसिटीज के टर्म में भी बात कर सकते हैं। फर्दर डिफरेंशिएट कर पाओगे तो आप एंगुलर एक्सेलरेशन के टर्म में भी कर पाओगे। यस, तो पॉइंट इज कि हम इसको भी मैकेनिक्स से लिंक कर सकते हैं। ओके सो ये एक मिरर उसको रोटेट करना और ट्रांसलेट करना, दोनों केसेस को हम लोग डील कर पा रहे हैं कि अगर मिरर को ट्रांसलेट करेंगे, ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी देंगे, मिरर को वेलोसिटी देंगे तो क्या आएगा, अब मिरर को एंगुलर वेलोसिटी देंगे तो क्या आएगा, वो भी हम लोग बात कर पा रहे हैं। एक मिरर के बाद आपके बाद फिर इसके बाद क्या हो सकता है कि मल्टीपल मिरर्स की वो बात करना स्टार्ट करेगा कि सपोज कर लीजिए हमारे पास एक से ज्यादा मिरर हैं, 2 मिरर्स हैं, 3 मिरर्स हैं, 4 मिरर्स हैं, तो क्या होने वाला है। सो अगर 2 मिरर होंगे तो इमेज कितना बनेगा, कैसा बनेगा, उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। कुछ ऐसा लिख सकते हैं, रिफ्लेक्शन फ्रॉम 2 मिरर्स। अगर आपको एक मिरर का रिफ्लेक्शन पता चल गया तो फिर 2 मिरर हो या फिर n मिरर हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सभी में इंसिडेंट रे आएगी, उसका रिफ्लेक्टेड वर्जन बनाएंगे, फिर उसको वो किसी पे इंसिडेंट करता है तो उसको आगे पढ़ते चले जाएंगे। जैसे कि अगर आपसे बोलता है कि हमारे पास 2 मिरर्स हैं, लेट्स से एक ये मिरर है, दूसरा ये मिरर है, सिंपलेस्ट केस ले लेते हैं, और इसकी वजह से आपसे पूछता है कि बताइए इमेज कहाँ पर बनेगी, कितनी इमेज बनेगी अगर ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे प्लेस कर दी। लेट्स से ऑब्जेक्ट है और ये जो ऑब्जेक्ट है लेट्स से 45 डिग्री पे रखा गया है और ये 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा गया है। उसकी लोकेशन हम बता सकते हैं आर थीटा के टर्म में और मे बी एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट के टर्म में। तो इमेजेस का नंबर भी बता सकते हो और इमेजेस की लोकेशंस भी बता सकते हो। सारा कुछ बताया जा सकता है। तो पॉइंट क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये आपका ऑब्जेक्ट है तो ये मिरर M1 को हम लोग रीड करेंगे। क्या M1 के लिए मिरर इमेज बनाने के लिए अपने को क्या जरूरत है, अपने को ये जरूरत है कि उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता की जाए, ये वाली डिस्टेंस। Whatever the distance is, the same distance you are need to go back side
अपरेंसी बनाना है, यहाँ पर I1 आ जाएगा। आप देखोगे कि ये जो डायमेंशन होगी वही डायमेंशन ये होगी। और दूसरे टर्म में अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो इसको अगर ओरिजिन या सेंटर पॉइंट से इंटरसेक्शन पॉइंट से ज्वाइन करोगे तो आप ऐसा ही बोल सकते हो। आप पाओगे कि ऊपर वाला ट्राइंगल नीचे वाला ट्राइंगल एग्जैक्टली सेम है, तो ये एंगल भी 45 निकल के आ जाएगा और ये भी 10 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। द ओनली थिंग इसकी कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, ये इसका कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। इसके बाद आप देखोगे कि ये ऑब्जेक्ट है M2 के सामने रखा हुआ है, तो M2 के लिए भी आप वही रूल लगाओगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेके आओ, वापस इधर लेकर के आओ, और ये जो इमेज बन रहा है इसका नाम आप I2 बोल सकते हो, सेकेंड इमेज। Again, this distance is going to be identical if you join it with this thing. तो ये एंगल भी अपने को 45 मिलने वाला है, क्योंकि ये एंगल 45 है। या कोई और एंगल होगा तो अकॉर्डिंगली वो एंगल हम समझ लेंगे। अभी तक ये इतना डन हो गया, तो अपने को दो इमेजेस, दो प्लेन मिरर, दो इमेजेस मिल जा रहे हैं। लेकिन आप देखोगे कि क्या होगा कि ये जो इमेज 1 बनी हुई है ना, ये इमेज, ये जो मिरर 2 है ना, इसके लिए भी तो ऑब्जेक्ट का काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक इमेज बना हुआ है और ये मिरर M2, हम जानते हैं M2 को बढ़ा करके ऐसा भी तो देख सकते हैं। So we can visualize this M2 like this as well. We can visualize this M1 like this, क्योंकि हम जानते हैं कि मिरर की लेंथ बढ़ाने से नंबर ऑफ इमेजेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है और कम करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम उसको बड़ा करके देख सकते हैं। ये एपरेंट पोजीशन हो गया। इससे अपने को और समझने में आसानी होगी कि अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसके सामने रखा गया है, तो उसके लिए अपने को ये डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, और जितना ये डिस्टेंस है उतना ही यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पर एक नया इमेज बनेगा I3। ये I3 किसका होगा? दिस I3 इज बिकॉज ऑफ I1, दैट मीन्स इस इमेज का इमेज बन रहा है, और इसके लिए ये एंगल पता करोगे 45 है, एग्जैक्टली वही एंगल पर ये भी मिलेगा 45 पर। मोर ओवर ये जो I2 बना हुआ था, ये I2 M1 के फ्रंट पे रखा हुआ है, तो I2 का एक इमेज बनेगा इस डिस्टेंस, ये भी जो डिस्टेंस होगी एग्जैक्टली उतना ही डिस्टेंस आप डाउन साउथ जाओगे तो यहाँ पे मिलेगी। जब आप ऐसा करोगे तो आप देखोगे ये कोइंसाइड कर जाएगी, तो ये जो इमेज है वो I2 का भी बनेगा और I1 का भी बनेगा। इसके बाद जो I3 बना हुआ है उसको आप वॉच करोगे, तो I3 के सामने जो M1 मिरर रखा हुआ है उसका ये सिल्वर्ड सेक्शन है, इसका मतलब I3 का फर्दर इमेज नहीं बन सकता है। I3 के सामने ये जो M2 है ना, उसका भी ये सिल्वर्ड सेक्शन है, साइनिंग फेस नहीं है, इसलिए इसका कोई फर्दर इमेज नहीं बनेगा। तो फाइनली आपके पास ये तीन इमेजेस बनेंगे। आपसे पूछ सकते हैं कि इन तीनों इमेजेस में सबसे ब्राइट इमेज कौन सी होगी, तो वो बाकी कुछ और भी फैक्टर पे डिपेंड करेगा, बट अगर आप लॉसेस वगैरह को इग्नोर कर दोगे तो जो ब्राइट मिलेगा वो आपको I3 मिलेगा, क्योंकि I3 पे नंबर ऑफ रेस ज्यादा आ रहे होंगे, I1 की वजह से भी आ रहा होगा, I2 की वजह से भी आ रहा होगा। और अगर लॉसेस हुए तो फिर बोलना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि देखो क्या होगा कि यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा और ये I2 को क्रिएट करेंगे, फिर I1 को क्रिएट करेंगे, तो ये केवल एक ही रिफ्लेक्शन से लाइट रेज मिल रही हैं, और यहाँ पर ये जो मिल रहा है दो की लाइट रेज कोइंसाइड कर रहे हैं। ज्यादा नंबर ऑफ लाइट रेज अगर मिलते हैं इमेज को बनाते हैं तो वो ज्यादा ब्राइट होता है। तो इस तरह से हम लोग इमेज को क्रिएट कर सकते हैं। ये पॉपुलर एग्जांपल है और अपने को 3 इमेजेस मिलने वाली हैं। ये मैंने बहुत सिंपल केस लिया था, 45 है। आप देखोगे अगर 30 60 या कोई और भी नंबर लेते हैं ना एंगल्स का, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इमेजेस का नंबर यही आता है। एक M1 से बनेगा, एक M2 से बनेगा, फिर उनका फर्दर एक दूसरे से बनेगा और वो आपस में कोइंसाइड कर जाएंगे। तो इस तरह से अगर दो मिरर्स दिए गए हों और हमको इमेज बनानी हो तो हम ये बोल सकते हैं। अब अगर और भी ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये दे आर गोइंग टू फॉलो दिस काइंड ऑफ सर्कल, ये सर्कल पे लाई कर रहे होंगे, सर्कल के वर्टेक्स पे प्रॉपरली अगर आप ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसा। तो हम इसको एक रूल भी बना सकते हैं कि अपने पास दो मिरर दिए जाएंगे और नंबर ऑफ इमेजेस पूछेगा, तो एक सर्कल बना लिया करेंगे ऑब्जेक्ट से पास होता हुआ, इंटरसेक्शन से मिलाते हुए, और फिर एंगल्स के बेसिस पर इक्वल इक्वल डिवाइड करके बता सकते हैं। इक्वल इक्वल बोले तो जो एंगल यहाँ पर होगा वही यहाँ पर जाएगा, फिर इधर बचा हुआ एंगल इसके साथ जाएगा, फिर इस तरह से जाएगा, और बना सकते हैं। एनीवे, तो नंबर ऑफ इमेजेस आर गोइंग टू बी 3। हम लोग जनरल रूल लिख लेंगे
कि कोई भी एंगल होगा तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनने वाली हैं। प्रीवियस स्लाइड के बारे में आप बोल रहे थे, ये प्रीवियस स्लाइड है, एक बार कॉपी कर लीजिए, फिर इसके बाद एक जनरल रूल लिख देते हैं। उन फॉर्मूलाज को आप याद रखिए। नंबर ऑफ इमेजेस अगर पूछता है तो आप तुरंत बता देंगे, और ड्रॉ करवाता है तब भी आप ड्रॉ कर लेंगे। तो ये प्रीवियस स्लाइड है, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट विद इट। ओके, हो गया होगा। सो टू प्लेन मिरर्स के बीच में कितनी इमेजेस बनने वाली हैं उसका एक एग्जांपल लिया। एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर फॉर्मुलेशन कर देते हैं। वो 90 डिग्री का एग्जांपल था, सही काइंड ऑफ एग्जांपल था, दूसरा एग्जांपल। आपसे ऐसा बोलेगा कि आपके पास एक प्लेन मिरर है, आपने ये रियल लाइफ में भी देखा होगा, और ये प्लेन मिरर वाला एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। अगर आपसे बोलता है कि एक ये प्लेन मिरर है और एक ये प्लेन मिरर है, और एक ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पर रख दिया है, ये ऑब्जेक्ट है, लेट से असिमेट्रिकल रखते हैं, यहाँ पर रखे हुए हैं, और ये डिस्टेंस लेट से कोई नंबर दे देते हैं 10 सेंटीमीटर है। लेट से ये जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर है। लेट से दिस इज M1 मिरर है और ये M2 मिरर है। हाउ मेनी इमेजेस आर गोइंग टू फॉर्म, पहला ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि वेयर दीज इमेजेस आर लोकेटेड, लोकेट देयर इमेजेस। फिर आपसे किसी भी इमेज के कोऑर्डिनेट पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। तो कितने इमेजेस बनेंगी ये आप देख सकते हो। दो प्लेन मिरर को रखो और आप बीच में खड़े हो जाओ तो आपको पता चलेगा कितनी सारी इमेजेस बनती हैं। तो अब लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेट से M1 से इमेज बनाते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट से M1 से इमेज कैसा बनेगा, आप जितना डिस्टेंस पर हैं उतना डिस्टेंस इधर आ जाइए, तो ये पहली इमेज होगी। लेट से इसको 1 बोलते हैं, और ये 10 सेंटीमीटर पे बन रही होगी। तो 10 सेंटीमीटर पर फर्स्ट इमेज बन रही होगी M1 की वजह से। यस, इन्फिनिटी विल बी द आंसर। फिर M2 की वजह से देखोगे, तो M2 की वजह से आप देखोगे कि ये जो डिस्टेंस है अपने को 30 सेंटीमीटर दिया गया है, तो आप 30 सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाओगे, और ये आपको I2 मिलेगी जो कि 30 सेंटीमीटर पर होगी। स्टोरी यहीं पे खत्म नहीं हो रही है। अब ये जो I1 बना हुआ है ना, I1 इस मिरर के फेस पे रखा हुआ है, फेसिंग है, तो ये मिरर इसकी एक फिर से इमेज बनाएगा, और ये देखेगा कि ये कितना डिस्टेंस पर है, ये टोटल डिस्टेंस को वॉच करेगा। जब टोटल डिस्टेंस देखोगे तो 20 + 30 दैट इज 50 आ जाएगा। तो 50 सेंटीमीटर बैक जाने का, 30 ऑलरेडी चल चुके हो, 20 और चलोगे तो यहाँ पर एक थर्ड इमेज बनेगी। ये थर्ड इमेज 20 सेंटीमीटर चलने के बाद, एक्स्ट्रा चलने के बाद बनेगी, ये थर्ड इमेज आ जाएगी। फिर इसके बाद ये जो I2 था, I2 भी फेस कर रहा था M1 को, या M1 फेस कर रहा था I2 को, तो इसके लिए भी इमेज बनेगी। तो ये 30 30 कितना हो जाएगा, 60, और 10 70 आ जाएगा। 10 ऑलरेडी है, इसको लग 60 और आप इधर चलोगे, एक I4 बनने वाला है, इसके लिए ये डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब इसके बाद आप देखोगे कि ये जो I3 है, I3 अभी तो I2 का बना है ना, I4 I3 है, I3 M1 के फेस की तरफ है, तो I3 का इमेज एक फिर से इधर बनेगा जाकर के। I4 M2 की तरफ फेसिंग कर रहा है, तो M2 I4 का एक इमेज बनाएगा, और ये स्टोरी कंटिन्यू रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। कब तक रहेगी, इनफाइनाइट तक रहेगी। तो वी विल फाइंड इनफाइनाइटली मेनी इमेजेस। वो किसी भी इमेज के बारे में पूछ सकता है, ऐसा बोल सकता है कि M1 से बना हुआ फर्स्ट इमेज के बारे में बताइए, तो ये फर्स्ट इमेज है। M1 से बना हुआ सेकेंड इमेज बताइए, तो ये सेकेंड इमेज M1 M2 से है, M2 के बारे में बात कर रहे हैं। M1 के बारे में बोलेगा तो ये फर्स्ट इमेज है, ये सेकेंड इमेज है, थर्ड भी बता सकते हैं, फोर्थ भी बता सकते हैं, फिफ्थ भी बता सकते हैं, कई सारे बनेंगे वो बता सकते हैं। बताना बहुत आसान है, मिरर देखो और किसके बारे में बात कर रहे हो। क्या नया पॉइंट ऐड हो रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो तो ऑब्जेक्ट होती है, लेकिन जो इमेज है ना वो भी ऑब्जेक्ट जैसा रोल प्ले कर सकती है किसी मिरर के सामने अगर रखा गया है तो इमेज इज आल्सो, और इमेज कैन आल्सो बी लाइक ऑब्जेक्ट फॉर फर्दर रिफ्लेक्शंस। इस तरह से हम उसको काउंट करते चले जाते हैं। और ये चीज आपने यहाँ पर भी देखी थी कि ये जो इमेजेस थी दे बिकेम ऑब्जेक्ट टू क्रिएट फर्दर इमेजेस। टोटल नंबर ऑफ इमेजेस विल बी इनफाइनाइट।
हम लिखेंगे नंबर ऑफ इमेजेस आर गोइंग टू बी इनफाइनाइट। बहुत सारी इमेजेस बनने वाली हैं। वो आप रिजल्ट जानते थे, मैंने जस्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश की, ब्रश अप करने की कोशिश की। तो इसको जनरलाइज कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस फ्रॉम टू inclined प्लेन मिरर्स। अपने पास प्लेन मिरर्स होंगे, 2 होंगे, इंक्लाइंड होंगे, कितनी इमेजेस बनेंगी उसके बारे में बात करना। तो उसका जनरलाइज वर्जन कुछ ऐसे दिया जा सकता है कि एक ये मिरर है, लेट से एक ये मिरर है, लेट्स से कि उनके बीच का जो एंगल है वो थीटा दिया गया है, और कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखी गई है। तो थीटा पर डिपेंड करेगा। आपने देखा था थीटा की वैल्यू जब ये पैरेलल हो गए थे तो थीटा की वैल्यू आप बोल सकते हो कि 0 या 180 डिग्री टाइप का था। जीरो, उसको 0 बोलेंगे क्योंकि पैरेलल है। और यहाँ पर दो मिरर के बीच का एंगल 90 डिग्री था, तो 90 डिग्री केस और 0 केस आपने देखा। कोई थीटा केस के लिए क्या बोलेंगे, तो अपने के लिए एक नंबर निकालना पड़ेगा। तो एक नंबर आप एज्यूम करोगे, लेट n इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई थीटा। थीटा को आपको डिग्री में लिखना है, रेडियंस में नहीं, क्योंकि ये भी डिग्री में है, तो डिग्री बाई डिग्री इज गोइंग टू बी नंबर। अब थीटा से इसको डिवाइड कर लोगे, आप देखोगे ये नंबर कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। तो अगर n की वैल्यू इवन आती है, जैसे कि 90 से आप डिवाइड करोगे तो 4 आया था, 4 एक इवन नंबर है, देन नंबर ऑफ इमेजेस का आप आंसर करोगे कि नंबर ऑफ इमेजेस आर गोइंग टू बी n-1। एक कम कर दोगे, जैसे 90 डिग्री एक एग्जांपल था, n की वैल्यू 4 आया था, तो नंबर ऑफ इमेजेस 4 - 1 दैट इज 3। ये वर्क करता है सभी इंटीजर, इवन इवन n के लिए वर्क करता है। ये इररिस्पेक्टिव ऑफ द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट आपका इसके बीच में ही होना चाहिए। ऑफ कोर्स आप यहाँ पे रखोगे तो फिर इसके बनेगा, फिर एक दूसरी कहानी होगी। अगर उनके बीच में रखा गया ऑब्जेक्ट, तब के लिए हम बता रहे हैं, कहीं और रखा जाएगा तो फिर अपने को देख करके प्लॉट करना है। और बीच में कहाँ पे रखा गया, क्या इसके एंगल बाइसेक्टर पे रखा गया, सिमेट्रिकली है या असिमेट्रिकल है, दोनों केसेस के लिए यही आंसर रहता है। इफ n कम्स आउट टू बी ऑड, जब ये n की वैल्यू अगर ऑड आएगी तो फिर ये मैटर करेगा कि ये सिमेट्रिकली रखा गया है फिर असिमेट्रिकली रखा गया है। सिमेट्रिकली का मतलब हुआ एंगल बाइसेक्टर पर है या फिर किसी और डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पर है। इसके दो केसेस हम बना लेंगे। पहला ये रिस्पॉन्स होगा कि इफ ऑब्जेक्ट इज सिमेट्रिकली प्लेस्ड, अपने को ये देखना पड़ेगा कि क्या ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकली प्लेस्ड किया गया है। इफ यस, देन नंबर ऑफ इमेजेस विल बी इक्वल टू n-1। उस केस में भी नंबर ऑफ इमेजेस n-1 के बराबर आएंगे। However, अगर ऑब्जेक्ट असिमेट्रिकल है, नॉट सिमेट्रिकल, then number of images will be equal to n। तो ये आप रिजल्ट याद रखोगे, और अगर आपको ऑब्जेक्ट के बारे में पता है तो ऑड केस में हम बता सकते हैं कि कितना कहाँ पर कैसा बनने वाला है। और वैसे भी आपने अभी आइडिया ले लिया है कि आप एक सर्कल बना दोगे और फिर एंगल्स के हिसाब से इमेज को ड्रॉ करते चले जाओगे, या टोटल इमेज को लोकेट भी कर सकते हो, फिर काउंट भी कर सकते हो। क्या होता है कई बार कोई बड़ा सा नंबर दे देगा या फिर थीटा की वैल्यू बहुत छोटी दे देगा, तो बहुत सारी इमेजेस बन रही होंगी, तो हम इस रूल को यूज करके पता कर सकते हैं। कॉपी कर लीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं, उसका भी आप आंसर करोगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। सर यस,
सर अगर दो इमेजेस हमने लाइक एक एंगल के बीच में दो ऑब्जेक्ट रखे हैं तो उनमें से कोई कोई कोइंसिडेंट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकता है। तो आपको क्या करना होगा कि पहले ऑब्जेक्ट के सारी इमेजेस को लोकेट करना होगा, सेकेंड ऑब्जेक्ट की सारी इमेजेस को लोकेट करना होगा, और फिर चेक करना होगा क्या वो कोइंसाइड कर पा रहे हैं। कर सकते हैं, एक सर पॉसिबिलिटी है, और इट डिपेंड्स ऑन द लोकेशंस की कैसे उनको लोकेट किया गया। जैसे कि अगर ये ऑब्जेक्ट रखी गई, दूसरी ये रखी गई, अगर उनके डिस्टेंसेस अलग अलग रखेंगे तो कोइंसाइड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी ऑब्जेक्ट इसके सर्कल पे जाएंगे, इसके ऑब्जेक्ट इसके सर्कल पे जाएंगे, इमेजेस इसके सर्कल पे जाएंगे। हाँ, अगर हमने सेम डिस्टेंस पे चूज किए हैं, मान लीजिए कि ये जो भी डिस्टेंस था ये था, और एक ऐसा कोई सेम डिस्टेंस का ले लिया, अब दोनों सेम सर्कल पे रहेंगे तो ऐसा हो सकता है कि एंगल्स हमारे सुटेबल पड़ जाएं और वो कोइंसाइड कर जाएं। सो उसको अपने को ड्रॉ करके देखने का। यस, वांट टू से समथिंग एल्स? नो सर। ओके, लेट्स से कि आपको ऐसा बोलता है कि अपने पास दो मिरर्स हैं, और बोलते हैं कि एक ऑब्जेक्ट प्लेस की जा रही है। लेट्स यूज रेड कलर। यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लेस की गई है सो दैट कि ये जो एंगल है 15 डिग्री का है, और ये जो एंगल है वो 25 डिग्री का। दो मिरर्स हैं, फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस, सिंपल सा क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ इमेजेस अपने को बताना है। दिस इज मिरर 1, दिस इज मिरर 2। So we can count, we can follow the rules that we know, or we can draw them if we want. एक आंसर 9 बताया गया, 11 बताया गया। हाँ, वो ऑप्शंस जो देगा ना आपको बहुत क्लोज बाय देगा, ऐसा देगा कि 8 9 10 11। तो मतलब वहां पे स्कोप ऐसा नहीं होगा कि हमको ऑप्शन से कोई हेल्प मिल जाए। सो आपको रेडी रहना उसके लिए। 9 के लिए मेजोरिटी बोल रही है। तो सबसे पहले आप थीटा आइडेंटिफाई करोगे। थीटा कौन सा थीटा होता है? थीटा वो थीटा होता है जो मिरर्स के बीच का होता है। दैट मींस ये इंटायर एंगल थीटा होता है। तो थीटा का मतलब आएगा 15 डिग्री प्लस 25 डिग्री, so that will add up to 40 डिग्री। सो आप n को आइडेंटिफाई करोगे। n was 360 डिवाइड बाय थीटा, दैट मींस 360 डिग्री डिवाइड बाय 40 डिग्री। डिग्री डिग्री कैंसिल हो गया, सो ये 9 आ जाएगा। फिर आपने देखा है कि ये ऑड आ रहा है। तो ऑड में हमारे पास दो केसेस हैं, सिमेट्रिकली लोकेटेड है या असिमेट्रिकली लोकेटेड है। तो आप देखोगे कि दोनों के एंगल्स बराबर नहीं है, तो ये असिमेट्रिकल वाला केस है। तो हम बोलेंगे सिंस ये असिमेट्रिकल वाला केस है तो नंबर ऑफ इमेजेस हम बता देंगे। नंबर ऑफ इमेजेस आर गोइंग टू बी इक्वल टू n, और दिस इज गोइंग टू बी 9। सो 9 अपना आंसर हो जाएगा। अगर ये सिमेट्रिकल होता है तो आपको पता हो जाता है कि हमको n-1 आंसर देना है। तो यहाँ पे लिख सकते हो सिंस n is odd implies number of images are these। सपोज कर लीजिए आपसे पूछता है कि उनको ड्रॉ कीजिए, तो हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे ड्रॉ करेंगे तो उसके बारे में आपको मैं क्विकली बोल देता हूँ। आप एक सर्कल बनाओगे इस तरह से, सो दैट कि सेंटर पर ये इंटरसेक्शन पॉइंट होगा मिरर का, और ऑब्जेक्ट इसी पे लाई कर रहे होगे। और लेट मी ड्रॉ कि वो 9 इमेजेस कहाँ पर आएंगी। हालांकि 9 काफी लेंथी नंबर हो जाएगा, बट फिर भी कुछ तो ड्रॉ कर ही सकते हैं। आप देखो ये 15 डिग्री है, तो अपने को क्या करना कि 15 डिग्री पर आओ, यहाँ से एक एंगल बनाओ इस तरह से, क्योंकि 15 डिग्री पर चल रहा हो, और इसको I1 नाम दे दो, मेकिंग दिस एंगल एज 15 डिग्री। फिर इस साइड जाओ M2 से 25 डिग्री पर। सो 25 डिग्री पर आप कुछ ऐसा जा सकते हो, सम सॉर्ट ऑफ दिस।
रफली, और आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स होंगे तो प्रॉपरली भी ड्रॉ कर सकते हो। ये 25 डिग्री पर होगा। सो I1 और I2 की लोकेशन आपको मिल जा रही है। फिर क्या करना है, फिर देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना था तो उसके बारे में बात करते हैं। आप ये काम जरूर कर लीजिए कि इस मिरर को आप इलोंगेट कर सकते हैं, एक्सटेंड करा सकते हैं इस वाले मिरर को, और इस वाले मिरर को भी एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि मिरर को एक्सटेंड करने से नंबर ऑफ इमेजेस पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। इनफैक्ट कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा कुछ रहा होगा। फिर कैसे काउंट करेंगे, फिर आप देखोगे जो I1 है, ये I1 इस मिरर से कितना एंगल बनाता है उस उतना पीछे चले जाएंगे, या फिर आप इधर से भी देख सकते हो, वो भी चलेगा। तो अब ये टोटल एंगल को मेजर करोगे, टोटल एंगल को। सो दैट्स गोइंग टू बी 30 + 25। तो इसका मतलब 30 एक्स्ट्रा है, तो 25 तो ये रहा, 30 और आगे जाना अपने को। यहाँ से 30 डिग्री पर जाओगे, मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये अपने को एक नया मिलेगा जिसका नाम आप I3 दे सकते हो, और ये एंगल अपने को पता चल गया 30 डिग्री है। ये 30 डिग्री कैसे ड्रॉ की गई, ये M2 मिरर से I1 का पोजीशन देखा गया। ये टोटल एंगल हमने देखा 30 + 25 था, तो उतना ही हमको बैक साइड जाना था, 30 + 25, क्या I3 आ गया। सिमिलरली I2 को M1 से प्लॉट करना है, तो अपने को टोटल एंगल देखना पड़ेगा, ये वाला, ये 25 25 15, तो 50 + 15। M2 से इधर 15 + 50 आना था, 15 तो यहाँ पर है, 50 डिग्री और आ जाओगे आप। 50 डिग्री आओगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, प्रॉपरली ड्रॉ करोगे तो आपको लोकेशंस मिलती चली जाएंगी। तो ये जो I4 होगा ये 50 डिग्री पर आएगा। सिमिलरली अब जो I4 आया, I4 को M2 से फिर एंगल मेजर करो टोटल, और उतना ही एंगल इधर आ जाओ, और कीप ऑन डूइंग द सेम स्टोरी टिल यू गेट द ऑल 9 लोकेशंस। सारे 9 लोकेशंस आप पता कर सकते हो। तो एग्जाम में कैसा पूछ सकता है कि वो 9 में से कुछ लोकेशन बना के दे देगा, और कुछ लोकेशन के बारे में एंगल आपसे पूछ लेगा, वो थीटा अननोन करके, कि बताइए थीटा कितना चल रहा है, बताओ। तो ये सिंपल सा पॉइंट है जिसमें हम नंबर ऑफ इमेजेस बता सकते हैं, और उसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। कॉपी कर लीजिए। और अब में से कई लोगों ने 9-10 में पढ़ा भी होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो वंस एंड फॉर ऑल हमेशा के लिए आपको याद रखना है। तो अगर 2 मिरर हैं तो ये करना है, मल्टीपल मिरर्स हैं, 2 से ज्यादा हैं, तो आपको क्या करना है, रूल वही है, फर्स्ट से इमेज बनाओ, सेकंड से बनाओ, थर्ड से बनाओ, फिर देखो कि कोई और मिरर आ रहा है, इमेज का इमेज बनाओ, फिर से इमेज का इमेज बनाओ, तब तक बनाते रहो जब तक आगे कोई इमेज आप ना बना सको। ओके। इसके बाद एक और छोटा सा पॉपुलर क्वेश्चन रहता है कि अगर आपको एक प्लेन मिरर दिया जाए और आप अपनी कंप्लीट इमेज देखना चाहो, तो आपको कितना हाइट का या लेंथ का मिरर चाहिए होता है। तो वो मैं आपको डायरेक्टली एज ए स्टेटमेंट दे देता हूँ, आप चाहोगे तो उसको प्रूव भी कर लेंगे। सो कुछ ऐसा है, मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर needed to see complete image by a person of itself or himself, him or जो भी है। So minimum length of mirror needed to see complete image by a person of himself is, you know that, h/2, where h is height of that person. तो अगर कोई भी पर्सन h हाइट का है, और उसको खुद की इमेज मिरर में, प्लेन मिरर में कंप्लीट देखनी है, दैट मींस फ्रॉम टॉप टू हेड, तो उसको कितना मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड होगा, मिनिमम पूछा जा रहा है। पर अगर बहुत बड़ा मिरर है तो दिख ही जाएगा, ऑफ कोर्स आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा मिरर आपके रूम पे है या फिर कहीं आपने देखा होगा, तो वहां पर आप कंप्लीटली अपने आप को देख पाते हो। अगर उसको छोटा करते जाएं तो कितना कम से कम रिक्वायर्ड होगा, मतलब अगर उससे कम हो गया हाइट तो फिर आप अपने आप को पूरा नहीं देख पाओगे। तो आपकी हाइट बाई 2 का रिक्वायरमेंट होता है। आप चाहो तो इसको घर पे प्रूफ कर सकते हो, तो इसको एज अ होमवर्क मैंने स्टेटमेंट दिया है, इसको जस्टिफाई कीजिए रेड डायग्राम को बना करके।
और अगर आप नहीं कर पाते हो तो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे तो मैं आपके लिए प्रूफ कर देता हूँ, बट इसको याद रखना है। तो मैं अभी प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, जस्ट एज अ होमवर्क आपको दिया कि यू प्रूव इट, और इफ यू फेल लेट मी नो, आई विल बी प्रूविंग फॉर यू। एक और एग्जांपल पिक कर लेते हैं जो कि प्लेन मिरर से रिलेटेड है, रिफ्लेक्शन को लेकर के काफी पॉपुलर रहता है। उसके बाद फिर हम लोग कर्व मिरर की तरफ जा सकते हैं, कि जो कर्व मिरर्स होते हैं जिनके बारे में आपने पढ़ा होगा, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। इस पे ज्यादा टाइम लगाने से कोई खास फायदा नहीं है, लेकिन ये बेसिक है इसलिए मैं इसको आपको रिवाइज कर रहा हूँ, थोड़ा सा डिटेल में बता भी रहा हूँ। लेट्स से कि आपसे कोई ऐसा बोलता है कि आपके पास एक मिरर रखा गया है यहाँ पर। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में, कई सारे एग्जाम में दिखता रहता है, और ये सिंपल टेस्टिंग होती है आपकी अबाउट रिफ्लेक्शन के बारे में। तो अगर ये प्लेन मिरर रखा गया, उसके सामने उसने एक सोर्स रख दिया है, यहाँ पर लाइट का सोर्स रख दिया है। ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के बारे में भी आपको बता दिया गया कि ये जो डिस्टेंस है, लेट्स से ये डिस्टेंस कुछ एल दिया गया है। Then what else it says कि in front of this plane mirror, और यहाँ पर एक रूट है, ट्रैक है। इस ट्रैक की डिस्टेंस भी अपने को दे रखी है कि ये जो डिस्टेंस अगर आप कभी मेजर करोगे ये वाला, तो लेट्स से ये 2L है या 3L है या कोई और भी नंबर है। ये जो मिरर है ये फिक्स्ड है, मिरर इज फिक्स्ड, कुछ नहीं बोलता, इसका मतलब फिक्स्ड ही रहता है हमारे लिए। मूव करेगा तो बताएगा कि मूव कर रहा है। सोर्स इज आल्सो फिक्स्ड, और एक पर्सन है जो इस ट्रैक पे वॉक कर रहा है, ये पर्सन इधर वॉक करता हुआ जा रहा है। लाइट सोर्स अगर आपने यहाँ पे रखा हुआ है तो आप देखोगे कि इस ट्रैक का कुछ पोर्शन इल्यूमिनेट हो जाएगा, लाइट आएगी। कैसे लाइट आएगी? यहाँ से लाइट जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पे जाएगी, तो यहाँ पर ब्राइटनेस आएगा, यहाँ पर भी ब्राइटनेस रहेगा, यहाँ पे ब्राइटनेस रहेगा, फिर कुछ समय बाद ये ब्राइटनेस खत्म हो जाएगी। दैट मीन्स इल्यूमिनेशन ऑफ द पाथ विल नॉट बी देयर। तो आपसे ये पूछेगा कि कितने पाथ तक उसको लाइट मिलती है और कितने पाथ के बाद उसको डार्कनेस मिलता है। तो लाइट वाला पोर्शन निकल आएगा तो डार्कनेस वाला ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएगा। कुछ और सर पॉइंट की जरूरत पड़ सकती है कि मिरर कितना लेंथ का है, तो वो भी मैं बता देता हूँ। लेट्स से कि मिरर की ये जो लेंथ है वो d/2 है, और ये भी d/2 है, सिमेट्रिकली रखा है। कोई और एंगल डिस्टेंस होगी तो उसको भी हम मेंशन कर सकते हैं, यानी टोटल लेंथ ऑफ द मिरर इज d। यस, ओके। अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं तो आप लिखिए क्वेश्चन की, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, फाइंड द लेंथ ऑफ पाथ which has light और illuminated, which is illuminated। तो पाथ के कितने पोर्शन में लाइट मिलने वाली है वो अपने को पता करना है। एक आंसर आ भी गया, 3D, गुड। तो ये जो मिरर का लेंथ है वो अपने को d बताया गया है, और सिमेट्रिकली d/2 दो पॉइंट के बीच में ये सोर्स रखा गया, ये लाइट सोर्स है। तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप पैरेलली सॉल्व कर सकते हो, आंसर क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, सोल्यूशन भी। क्या करना होगा अपने को? सिंपल है, लाइट रे बताना होगा। देखो, अगर आप ये एक लाइट रे इधर से इंसिडेंट कराओगे तो वो रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ जाएगी, तो इसका मतलब है जहां पर ये लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ पर लाइट पहुंच रही होगी, तो जहां भी रिफ्लेक्टेड लाइट रे पहुंचेगी वहां तक लाइट पहुंचेगी। तो बहुत सिंपल है, अपने को ये बाउंड्री वाला देखना है, ये फारदेस्ट लेके जाएगा, फारदेस्ट वाली लाइट यहाँ कहीं जा रही होगी। इसका मतलब है अगर आप इस पॉइंट का नाम, लेट से मैं इस पॉइंट का नाम ए दे देता हूँ, इसका मतलब ए के बियॉन्ड अगर आप निकल जाओगे तो वहां पर आपको लाइट नहीं मिलने वाली, बिल्कुल नहीं मिलने वाली। ए विल बी इल्यूमिनेटेड, और ए के नीचे वाला पॉइंट इल्यूमिनेटेड होगा। क्यों? क्योंकि अगर लाइट रे यहाँ से गई होती तो रिफ्लेक्शन होकर कैसे आया होता,
नीचे हमारे पास मिरर है तो ये यहाँ पर लाइट पहुंचेगी, तो एक्सट्रीम वाला हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो एक ये लाइट रे आप पकड़ लो, एक्सट्रीम एंड से रिफ्लेक्शन, फिर दूसरा इस एक्सट्रीम एंड से रिफ्लेक्शन, मे बी लाइक दिस। सो ये इसका बी एंड मान लीजिए, तो ए से बी का जो पोर्शन होगा इतना पाथ इल्यूमिनेटेड होगा, और बाकी पाथ में क्या होगा कि बाकी पाथ में लाइट नहीं रहेगी। तो अपने को ए से बी का लेंथ पता करना है। फिर इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो भी आपके लिए सुटेबल हो वो सारा कुछ कर सकते हो। ज्योमेट्री लगा लो, रूल्स लगा लो, या फिर आपके पास कोई और भी अच्छे आइडियाज आ रहे हैं उनको लगा लो। रिफ्लेक्शन जरूर लगाना पड़ेगा क्योंकि वो हम लोग पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन से ही ये एंगल्स वगैरह हम पता कर पाएंगे। सो लेट्स से कि ये पॉइंट का नाम सी दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम डी दे देते हैं, तो अब सी से डी की डिस्टेंस कितनी होगी ये तो अपने को पता चल गई, कितनी रही होगी। दिस इज सेम एज द लेंथ ऑफ द मिरर। अगर हमको AC और BD पता चल जाता तो अपना काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। बट वी कैन से, वी कैन थिंक ऑफ कि एंगल θ1 है तो ये भी एंगल θ1 होगा, यही रिफ्लेक्शन रूल है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे लगा देंगे। सिमिलरली नॉर्मल के साथ अगर ये एंगल θ2 बन रहा है तो फिर ये भी एंगल θ2 बनेगा क्योंकि ये नॉर्मल है मिरर का। तो यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगे हैं, इस पर आप फोकस कीजिए। बाकी सिंपल मैथमेटिक्स है, ज्योमेट्री है, जो भी आप जानते हो बेसिकली वही है। सो कैन वी से कि tan θ1 अगर आप निकालते हो ऊपर वाले ट्राइंगल से, कौन वाले ट्राइंगल से, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। θ1 के लिए अपना AC लगेगा और ये डिस्टेंस लगेगा, ये डिस्टेंस अपना कितना जा रहा है 3L, 2L plus L, that is 3L। तो हम बोलेंगे दिस इज गोइंग टू बी AC डिवाइड बाई 2L plus L, that is 3L। मोरोवर अगर ये θ1 एंगल है तो आप पाओगे कि ये एंगल भी θ1 ही रहा होगा, अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पर भी θ1 लगाओगे तो d/2 डिवाइड बाई L आ जाएगा। तो दिस इज आल्सो गोइंग टू बी इक्वल टू d/2 डिवाइड बाई L। बेसिकली यहाँ से अपने को AC निकालने का मौका मिला। L कैंसिल हो गया, D बचेगा, तो ये बनेगा AC इज गोइंग टू बी 3D/2। कैलकुलेशन आप वेरीफाई कर सकते हो, ये 2L था, ये L था, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 3L। तो हमारा AC कितना बनेगा, AC बनेगा 3D/2। ये D/2 था और ये L था। इसके बाद आप tan θ2 लगा दो इस वाले ट्राइंगल पर। तो जब आप tan θ2 लगाओगे तो आपको कुछ ऐसा आने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू BD, जो अपने को पता करना, डिवाइड बाई 2L plus L, अगेन 3L। अगर ये θ2 है तो अल्टरनेटिवली ये भी θ2 रहा होगा। बाय द वे वो सिमेट्रिकल है तो θ1 θ2 बराबर आ जाएंगे, वो एक अलग कहानी है। तो इट्स गोइंग टू बी D/2 डिवाइड बाई L। सो दोनों की वैल्यू सेम है। अगर ये D/3 बोलता है और जो भी बोलता है उसके अकॉर्डिंग आप इसको हैंडल कर सकते हो। आइडिया अपने को कॉपी करना है, नंबर्स हमारे अलग अलग आ सकते हैं। एंड देन आफ्टर फ्रॉम हियर यू कैन गेट द BD वैल्यू। B से D की वैल्यू जो आने वाली है वो 3D/2 आने वाली है। अपने को टोटल ट्रैक चाहिए था, तो AC plus CD plus DB, this is the total track which is AB। सारी वैल्यूज आपको पता चल गई, इनको रख दो 3D/2 plus D plus 3D/2, 3D/2 plus 3D/2 is 3D और D के साथ मिलकर के 4D हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये कितने लेंथ तक विजुअलाइजेशन मिलेगा अपने को, 4D लेंथ तक मिलेगा, जबकि मिरर की लेंथ कितना था अपने पास, D था। तो हम निकाल करके बता सकते हैं कि 4D तक ये चलने वाला है। तो ये भी पॉपुलर क्वेश्चन रहता है और आपसे पूछ लेता है तो बता सकता हूँ। इसको फील्ड व्यू भी बोलते हैं कि अगर आपका ये सोर्स रखा गया है और आप मिरर की तरफ देखोगे तो आपको कहाँ तक दिखेगा, तो जो फील्ड व्यू है वो ये दिखने वाला है। इसका मतलब अगर आप यहाँ पर खड़े हो ना तो रिफ्लेक्शन से आप इसके ए के बियॉन्ड नहीं देख सकते हो, बी के बियॉन्ड नहीं देख सकते हो, ए और बी के बीच में क्या चल रहा है सारा कुछ आपको दिखेगा। कॉपी कर लीजिए। सो 4D इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर देख सकते हो ये D 4D 3D कैसे बदल रहा है, वो इन नंबर्स पे डिपेंड करता है और इन नंबर्स के बेसिस पर दे सकते हैं। हम चाहते हैं इसको NL लेकर के जनरलाइज रिजल्ट भी निकाल सकते हैं। तो ये आपका प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन और उससे होने वाले इमेजेस का फॉर्मेशंस और व्यू, वो भी जितनी भी स्टोरी है वो हम लोगों ने कवर किया है। आप प्रैक्टिस करोगे तो
केवल एक ही चीज पे ध्यान देना है, नॉर्मल ड्रॉ करना है, इंसिडेंट रे होगा, रिफ्लेक्टेड रे होगा, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंगल बराबर होंगे, ये बेसिक लॉ है रिफ्लेक्शन का, इसी को हम बार बार यूज कर रहे हैं। अगर मिरर हमारा प्लेन ना होकर के कर्व्ड मिरर होगा तो हम लोग लिख सकते हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व्ड मिरर। जैसे भी स्टार्टिंग में एक कर्व पिक्चर बनाई थी और देखा था कि उसका नॉर्मल कैसे ड्रॉ करना है, तो कोई भी कर्व्ड मिरर हो सकता है, लाइक मे बी लाइक दिस। और आपने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखी, आपसे पूछ सकता है कि बताइए इसकी इमेज कहाँ पर बन रही है। नाउ सेइंग कर्व्ड मिरर इज अ बिग डील। आई मीन लाइक कि कर्व तो कई तरह के ओरिएंटेड कर्व बन सकते हैं। तो अगर हमारा रैंडम कोई कर्व बना हुआ है तो हमारे हमको इमेज निकालना बहुत मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि हर एक लोकेशन पर नॉर्मल अलग अलग हो जाएगा। जैसे कि अगर कोई आपसे कहता है कि आपने एक ऐसा मिरर रखा हुआ है और ये ऑब्जेक्ट है, बताइए इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी और उसको लोकेट कीजिए। तो ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स है, काफी डिफिकल्ट है सॉल्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से समझता है कि ये रिफ्लेक्शन करेगा और इससे इंसिडेंट रेज आएंगी, इन इंसिडेंट रेज का रिफ्लेक्शन रेज पता करो, उनको उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता करो। बट जब कैलकुलेट करने जाओगे तो कैलकुलेशन विल बी क्वाइट डिफिकल्ट। क्यों डिफिकल्ट होती है, एक बार के लिए समझने की कोशिश करते हैं। तो आप देखोगे कि अगर हमने लाइट रे को यहाँ पर इंसिडेंट कराया है ये, तो अपने को नॉर्मल ढूंढना पड़ेगा, और जो नॉर्मल हमारा होगा वो कुछ इस पे पहले टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी, फिर टेंजेंट के परपेंडिकुलर जाना पड़ेगा, फिर इसके बाद ये एंगल पता करने के बाद हम इस तरह से रिफ्लेक्शन एंगल को पता कर रहे होंगे और रिफ्लेक्टेड रे को नोन कर रहे होंगे। ये एक पॉइंट के लिए। ना एज यू चेंज डिफरेंट पॉइंट्स या फिर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर आप जाते हो, तो सभी का नॉर्मल बदल रहा है डायरेक्शन वाइज। अगर आपने लाइट रे को यहाँ पर देखा होता है तो आपका नॉर्मल कुछ ऐसा जा रहा होता है। तो पॉइंट इसकी नॉर्मल बदल रहा होगा, तो फिर हमको ज्योमेट्री से उनकी रिफ्लेक्टेड रेज को निकालना, उनके इंटरसेक्शन को निकालना बहुत चैलेंजिंग होता है। इसलिए वो आपसे पूछेगा भी नहीं। अगर पूछेगा तो इससे केवल क्वालिटेटिवली पूछेगा, दैट मीन्स कि क्या रूल्स चलते हैं और किस तरह से हम पता कर सकते हैं। तो कर्व में इनफाइनेटली मैनी वैरायटीज हो सकती हैं, इनफाइनाइट मैनी वैरायटीज में एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स केसेस हो सकते हैं। अगर आप कर्व में सिंपलेस्ट की बात करते हो, सिंपलेस्ट सबसे सिंपल वाला केस, तो सिंपल वाला केस वही होगा जिसके नॉर्मल के बारे में हम कुछ इजीली बता पाएंगे। तो कर्व सरफेस से ड्रॉ करना टफ होता है, उसके लिए जो सिंपलेस्ट वर्जन होता है उसको हम लोग पढ़ते हैं, और सिंपलेस्ट कर्व इज गोइंग टू बी स्फेरिकल कर्व। तो हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में बात करते हैं। स्फेरिकल मिरर के बाद अगर थोड़ा सा और भी आगे बढ़ना चाहेंगे तो सिलिंड्रिकल मिरर्स के बारे में बात कर सकते हैं। क्योंकि सिलेंडर और स्फीयर में एक खास बात रहती है। स्फीयर की अगर आप बात करो तो सरफेस पे कहीं भी नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो वो सेंटर से जाएगा। सिमिलरली सिलेंडर्स में भी कहीं भी सरफेस पे अगर नॉर्मल हम लोग ड्रॉ करते हैं तो उसके एक्सिस को कट करता है। इसका मतलब हम नॉर्मल में कनेक्शन ढूंढ सकते हैं कि नॉर्मल्स में क्या कनेक्शन है। एक बार नॉर्मल्स में कनेक्शन आ जाएगा तो रिफ्लेक्टेड एंगल निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो ये उसके पीछे की थोड़ी सी स्टोरी है, जिसकी वजह से हम ये बता सकते हैं कि हम स्फेरिकल मिरर ही क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए इजीएस्ट है और उसमें कैलकुलेशन हम लोग इजीली कर लेते हैं। लेट्स से स्फीयर है, इस स्फीयर के बाहर वाले सरफेस को हम लोग सिल्वर कर सकते हैं, और चाहे तो अंदर वाले सरफेस को सिल्वर कर सकते हैं। दोनों को एक साथ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने दोनों को एक साथ सिल्वर कर दिया तो फिर रिफ्लेक्शन सरफेस नहीं रहेगा। आइदर ऑफ द टू कर सकते हैं। ये एक स्फीयर है लेट्स से, और इस स्फीयर में हम कुछ इसको कुछ कट कर देते हैं, छोटा सा पोर्शन, लेट्स से इतना पोर्शन कट करते हैं यहाँ पर, और केवल इतना पोर्शन को देखते हैं। देखने में आपको ये लाइन दिख रही है, बेसिकली स्फीयर है, थोड़ा सा सरफेस हम देख रहे हैं। और अब देखोगे कि इसको सिमेट्रिकली कट किया गया तो यहाँ पे एक सर्कल जैसा रहेगा। सो ये एक ग्लास था, स्फेरिकल ग्लास, और उस स्फेरिकल ग्लास को आपने इतना कट कर लिया। जब आप कट करोगे तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। ये बेटर होगा कि थोड़ा सा अप्रोप्रिएट में बनाऊं। मैं दो स्फीयर्स ड्रॉ कर दे रहा हूँ और फिर उसमें से केवल उतनी पोर्शन को रिटेन करेंगे। तो अगर आपने यहाँ से कट किया है तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, some sort of this।
और उतना ही पोर्शन को हम यहाँ पर भी रीड कर रहे हैं तो कुछ ऐसा दिखेगा। देन आफ्टर व्हाट वी कैन डू कि इसको सिल्वर कर सकते हैं, मे बी फ्रॉम इनसाइड मे बी फ्रॉम आउटसाइड। तो एक बार अगर हमने इनसाइड से सिल्वर किया तो इसका मतलब उसका आउटर फेस जो है वो शाइनिंग फेस है। अगर इसमें हमने आउटर से सिल्वरिंग की है तो फिर इनर फेस शाइनिंग फेस हो जाएगा। तो ये हमारे लिए मिरर्स हो जाएंगे, इनको बोलेंगे हम ये स्फेरिकल मिरर्स हैं। ये हमारे लिए स्फेरिकल मिरर्स हैं। और यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, हम लोग जानते हैं कि स्फीयर में कहीं भी नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल कहाँ से जाता है, सेंटर से जाता है। हर एक पॉइंट का नॉर्मल सेंटर से जाता है, तो नॉर्मल्स को आपस में हम लिंक कर पाते हैं। तो इनके लिए भी हमने को सेंटर पता होगा, क्योंकि अगर ये स्फीयर इस स्फीयर से बनाया गया है, कट करके निकाला गया है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर अभी भी वही रहेगा, आर रेडियस पे। अगर लेट्स इसकी रेडियस हमारे पास आर थी तो इनकी भी रेडियस ऑफ कर्वेचर आर ही रहने वाली है। तो हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज आते हैं, यू माइट बी अवेयर, इफ यू आर नॉट यू नीड टू फोकस। कि एक लाइन को हम लोग ड्रॉ करते हैं जो कि सेंटर से पास करता है, सिमेट्रिकल होता है। यहाँ पर भी हम एक लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब ये लाइन की बात कर रहे हैं हम लोग। इस लाइन पर आर डिस्टेंस पर एक सेंटर पॉइंट होगा सी, जो कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। तो सी यहाँ पर होगा और सी यहाँ पर होगा। ये सी इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा ना कि आपने सिल्वर कौन सा किया है, वो कर्वेचर से डिसाइड होगा कि ये किस स्फीयर का पार्ट है। तो सी वहां पर लाई करेगा। इस सी को बोलेंगे सेंटर ऑफ स्फीयर और इस सी को बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्योंकि ये पूरा स्फीयर नहीं है तो कर्वेचर है, इसलिए इसका नाम होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। So C will be known as center of curvature. इसका मतलब कभी भी कोई भी हम लाइट रे को ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल बनाने के लिए अपने को सेंटर से उस पॉइंट को ज्वाइन करने से नॉर्मल बन जाया करेगा। तो हमारे लिए नॉर्मल ड्रॉ करना बहुत आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पता होगा, वहां से हम ज्वाइन करेंगे तो नॉर्मल मिल जाएगा। जो कि सबसे बड़ा चैलेंज हुआ करता था कर्व्ड केस में, क्योंकि कर्व्ड केस में नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए इशू बनता था। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ये जो एक्सिस बनाई जा रही है, इस एक्सिस को नाम देंगे दैट्स कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। जहां पर ये कट करेगा मिरर को, इस मिरर के इस पॉइंट को नाम देंगे पी, पी फॉर पोल। सो पोल होगा, एक पी होगा और दूसरा सी होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक आर होगा, आर का नाम हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये स्फीयर है इसलिए हर एक पॉइंट की रेडियस ऑफ कर्वेचर वही होगी जो स्फीयर की रेडियस थी। यू नो दैट। तो इन टर्मिनोलॉजीज को हम लोग यूज करते हैं। तो इसके लिए भी ये पोल हो जाएगा और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। तो प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से पास कर रही है? सेंटर से पास करती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, वो हम पता करते हैं। फिर और भी टर्मिनोलॉजीज आने वाली हैं, उनको हम समझेंगे। अच्छा, अगर हमने इस तरह के सिल्वरिंग की है या फिर इस तरह से सिल्वरिंग की है, दोनों की वजह से इनके अलग अलग नाम हो जाएंगे। अगर मैंने आउटसाइड वाले फेस पे किए और इनसाइड वाला फेस शाइनिंग है तो दिस विल बी नोन एज कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। नाउ कॉनकेव तो एक जनरल टर्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हम स्पेसिफिकली यूज करें जब कभी कॉनकेव मिरर बोला जाएगा तो स्फेरिकल मिरर इनहेरेंटली उसके अंदर होगा। तो ये स्फेरिकल कॉनकेव है और इसको बोलेंगे दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स जो नॉमेनक्लेचर है वो किस बेसिस पर है? वो इस बेसिस पर है कि हमने कौन से पोर्शन को सिल्वर रखा है, सिल्वर किया है, किसको शाइनिंग रखा हुआ है। दोनों में एक अंतर होगा कि एक केस में कॉनकेव केस में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसकी तरफ इसका शाइनिंग फेस होगा और दूसरे कॉन्वेक्स केस में आप देखोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ वाला जो फेस होगा वो सिल्वर्ड होगा। इस बेसिस पे इसके नाम दे देते हैं। फर्दर आगे जाने के लिए अगर आप इतना कंफर्टेबल हो तुम लोग कुछ और आगे समझते हैं, इसका फॉर्मूला देख लेते हो किस तरह से इमेज की लोकेशन पता करते हैं। जैसे कि प्लेन मिरर में देखा था कि जितना फ्रंट में होता है उतना बैक साइड इमेज बन जाता है, दैट वाज इजीएस्ट फॉर्मूला। यहाँ पर निकालने के लिए इमेज की लोकेशन आपको आर की जरूरत पड़ेगी, सी की जरूरत पड़ेगी, पोल की जरूरत पड़ेगी, प्रिंसिपल एक्सिस की जरूरत पड़ेगी और ये नॉमेनक्लेचर्स की जरूरत पड़ेगी कि वो कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। You must be knowing that formula, but still we are moving slowly. सो हम लोग मिरर फॉर्मूला जैसा कुछ हेडिंग डाल सकते हैं कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है।
और उसको डिराइव कर लेंगे एक बार के लिए, फिर उसके बाद उसको यूज करना स्टार्ट कर देंगे। कोई भी मिरर हमारे लिए हो, हमारे पास रूल सिमिलर रहेंगे, चाहे वो कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो। रूल्स क्या रहेंगे उन पर अपने को ध्यान देने का। लेट्स से कि अपने पास एक मिरर है जो कि इस स्फीयर से कट करके बनाया गया है। ओके आपको जस्ट विजुलाइज करने के लिए बता देता हूँ कि देखने में हम लोग ऐसा बनाते हैं, बट होता है कैसा, अगर आप यहाँ से देखोगे इस साइड से तो आपको कैसा दिखेगा, आपको सर्कल नजर आएगा। मतलब ये कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पर एक सर्कल भी चल रहा है। ऐसा सर्कल वो ये प्रॉपरली अगर देखोगे तो कुछ ऐसा बनता है ये। रफली समझता हूँ गया, फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। ये इस तरह से रहता है, मतलब यहाँ पे सर्कुलर फेस भी रहता है और ये बॉल जैसा होता है। तो हम लोग ये 3D में नहीं दिखाते, हम केवल इतना दिखा देते कि हमारे पास ये मिरर है। तो लेट्स से कि एक मिरर है कुछ इस तरह से, अगर मैंने बनाया इसको हम कॉनकेव मिरर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और लेट्स से कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस समझ पा रहे हैं। वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि ये पोल है, वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि ये सी है, और ये हमारे लिए कॉनकेव मिरर है। लाइट रेज को अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो हम देखेंगे किस तरह से लाइट रेज जाती हैं। तो रिफ्लेक्शन के लॉ को यूज करके इमेज को बनाते हैं पहले, फिर उसको यूज करेंगे। लेट्स से कि जो लाइट है वो कुछ इस तरह से दी गई है, एक ऑब्जेक्ट आपको रखना पड़ेगा ऑफ कोर्स उसके लिए। तो लेट्स से कि एक ऑब्जेक्ट प्लेस की गई यहाँ पर, वो ये ऑब्जेक्ट है। अपना नॉमेनक्लेचर क्या चलेगा या फिर कन्वेंशंस क्या रहेंगे साइन वगैरह के, वो कुछ ऐसा रहेगा। ये जो पी है पोल, इसको हम ओरिजिन जैसा ट्रीट करेंगे। दैट मीन्स ऑल मेजरमेंट्स हैज टू बी डन फ्रॉम द पोल। देन आफ्टर ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, इस प्रिंसिपल एक्सिस को एक्स एक्सिस जैसा ट्रीट करेंगे, और इसके पास वर्टिकल एक्सिस होगी वो वाई एक्सिस जैसा ट्रीट हो रही होगी। फिर इनमें से अगर ये एक्स एक्सिस है तो एक कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव, ऐसा भी हो सकता है ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन हो जाए। तो कौन सी पॉजिटिव होगी उसको हम लोग डिटरमाइन करते हैं एक कन्वेंशन के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूँ। पोल पी acts as origin for measurement of distances. So distances को मेजरमेंट करने के लिए पोल को हम लोग ओरिजिन जैसा ट्रीट करते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस acts as x एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस को हम लोग x एक्सिस जैसा देखते हैं ना। इस एक्सिस में पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सी होगी उसके बारे में पॉइंट लिख देते हैं। पॉजिटिव x एक्सिस is in the direction of incident ray. हाँ बहुत सिंपल होता है, मेरा फॉर्मूला सभी को पता है, 1/v 1/u = 1/f। लेकिन कई बार क्या होता है उसमें एरर्स आते हैं, मिस्टेक्स होती हैं, आंसर गलत हो जाता है। तो अगर ये नॉमेनक्लेचर आप समझते हो सही से, एक बार समझ लोगे तो आपसे ये मिस्टेक्स नहीं होंगी प्लस माइनस की, और आपका आंसर सही आएगा हमेशा। तो इसको समझने में जहाँ भी इशू आ रहा हो वहाँ पर आप इशू रेज कर सकते हो। कुछ पॉइंट्स मैंने अभी तक लिखे हैं। क्या लिखा है? पोल को ओरिजिन ट्रीट करना है, प्रिंसिपल एक्सिस को एक्स एक्सिस मान के चलना है, और अगला पॉइंट जो लिखा हुआ है पॉजिटिव कौन सी डायरेक्शन होगी, पॉजिटिव वो डायरेक्शन होगी जहां जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे जा रहा है। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस बताएंगे। ऑटोमेटिकली दूसरा हमारे लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस। जैसे कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पे रखी तो इंसिडेंट रेज ऐसे चले, तो एक्स एक्सिस की तरफ ये किधर जा रहा है, तो ये एक्स एक्सिस की तरफ इधर चल रहा है। इसका मतलब ये जो डायरेक्शन है पॉजिटिव एक्स है, और इसके बैक साइड वाली डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी। तो हमको इंसिडेंट रे देख करके देखना है कि क्या चल रहा है। सो वहां से अपने को प्लस एक्स और माइनस एक्स पता चलेगा। फिर ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी पी से, उसको हम यू से इंडिकेट करते हैं। तो वो भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर।
डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं, इज यू लेटर से लिखते हैं। और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, इट हैज टू बी मेजर्ड फ्रॉम समवेयर, एंड व्हाट इज दैट समवेयर, पोल। तो पोल से उस डिस्टेंस को मेजर करके यू बोलते हैं, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है। इमेज डिस्टेंस भी होती है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, तो ये कहाँ से है, फ्रॉम पोल है ऑफ कोर्स। नेक्स्ट इज डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, that is v. Then after we will be following the same nomenclature जो हम लोग जानते हैं, और इन डिस्टेंसेस को यूज करेंगे। So, अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया है तो इंसिडेंट ये होगी, तो हम प्लस माइनस डायरेक्शन को पहले आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बेसिस पर आगे बढ़ेंगे। तो लेट्स एक इंसिडेंट रे को ड्रॉ करते हैं। ये एक इंसिडेंट रे है, और मे बी लाइक कि इससे ड्रॉ कर लें, एक ये इंसिडेंट रे है। यहीं पे इसका डेरिवेशन भी कर लेते हैं। सो अगर ये इंसिडेंट रे है, इसका मतलब हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन इधर रहेगा, नेगेटिव डायरेक्शन इधर रहेगा। Seems like you need गया। Am I audible now? There was some net issue. आवाज आ रही है तो मैं कैरी करूं? ओके, चलेगा। सो बीच में ब्रेक कुछ ग्लिचेस है। एनीवे, ये बहुत सिंपल चीज है। हो सकता है आपके लिए स्लो लग रहा हो तो मैं फास्ट भी हो सकता हूँ, बट अगर जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए जरूरी है इतना। लेट्स से कि ये जो इंसिडेंट होता है वो किसी ए पॉइंट पे इंसिडेंट होता है। अगर ए पॉइंट पे इंसिडेंट होगा तो पहला पॉइंट अपने को क्या करना होगा, अपने को नॉर्मल पता करना होगा, नॉर्मल ड्रॉ करना होगा। जब हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो कि ए से पास हो और इस मिरर पर नॉर्मल हो। हम जानते हैं सारे नॉर्मल सी से पास होते हैं, और नॉर्मल स्ट्रेट लाइन होती है। स्ट्रेट लाइन के लिए 2 पॉइंट सफिशिएंट होते हैं। तो एक यहाँ से लाइन इस तरह से हम ड्रॉ कर देंगे और ये हमारे लिए नॉर्मल बन जाएगा। So this is going to behave like a normal at that point. Let's say कि ये जो नॉर्मल से एंगल पड़ रहा है, ये छोटा सा एंगल जो दिख रहा है, उसको इंसिडेंट एंगल बोलेंगे। अगर ये इंसिडेंट एंगल आपको जमता है तो रिफ्लेक्टेड एंगल इसी इतना ही एंगल बनाता हुआ ऐसा आएगा। बहुत छोटा सा फिगर है, इसको समझना है अपने को। तो ये रिफ्लेक्टेड रे बन जाएगी। आप पाओगे कि जो रिफ्लेक्टेड एंगल होगा वो भी नॉर्मल से मेजर किया जाता है। तो ये जो छोटा सा एंगल है ये आर जैसा काम करेगा। कहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है प्रिंसिपल एक्सिस को, वो पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं। क्यों देखने वाले हैं उसके बारे में भी समझते हैं। तो बेसिकली अपने को एक रिफ्लेक्टेड रे पता चल गया। दूसरा रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से पता कर सकते हैं कि जो उसके पोल पर इंसिडेंट कराएंगे। तो अगर हम पोल पर इंसिडेंट कराएंगे तो पोल के लिए यही नॉर्मल होगा, यही इंसिडेंट रे होगा। तो फिर ये जीरो इंसिडेंट एंगल पर आएगा तो जीरो से रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा। तो अपने को 2 रिफ्लेक्टेड रेस पता चल गए। और एक और पॉइंट भी पता चला कि अगर कभी भी पोल पर आएगी, सेंटर से जा रही होगी पोल पर, तो उसी को रिट्रेस कर लेती है। तो एक ये रिफ्लेक्टेड रे है, दूसरा ये रिफ्लेक्टेड रे, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो आप देखोगे ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही इमेज कहलाएगा। So image will be the intersection point of 2 reflected rays and we have drawn the two one. अगर ये अपने को समझ में आता है तो अब हम ये बात कर सकते हैं कि इमेज की लोकेशन क्या होगी। तो पी आई जो लोकेशन है वो वी है, पी ओ जो लोकेशन है वो यू है, और पी सी जो लोकेशन है वो आर है। तो ये तीनों टर्म आपस में रिलेटेड होने वाले हैं, और इन्हीं को हमको रिलेट करके एक फॉर्मूला डिजाइन करना है। तो ड्रॉ करता हूँ मैं, और आपको समझना है। अभी मैं यू वी को नहीं लिख रहा हूँ सो दैट कि एक जनरल फॉर्मूला बने और फिर वो मिरर से इंडिपेंडेंट रहे। तो उनके साइन के साथ मैं रखने वाला हूँ।
अच्छा, इसको अगर जब हमको आगे बढ़ाना होगा तो कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर कुछ एंगल्स दे देते हैं। लेट्स से कि ये जो एंगल है ये अल्फा एंगल है, छोटा सा एंगल, ये एंगल है वो बीटा एंगल है, छोटा सा एंगल, ये एंगल जो है वो गामा एंगल है, छोटा सा एंगल। यहाँ पर आपको ये बात भी पता चलेगी कि जो हम फॉर्मूला ड्राइव करने वाले हैं वो कब एप्लीकेबल है। वो हमेशा एप्लीकेबल नहीं होता है, कभी कुछ कई केसेस में एप्लीकेबल भी नहीं होता। सो डेरिवेशन अपने को समझेगा। अब आप ट्राइंगल्स अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर हम लोग डेरिवेशन की तरफ जा रहे हैं। इसको पार्टीशन कर देते हैं, यहाँ पर कुछ लिखता हूँ मैं, इसी फिगर पे स्टिक कर रहे हैं। सो अगर आप ट्राइंगल को ऑब्जर्व करते हो, कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल ओ सी ए, एक ओ सी ए ट्राइंगल अपने को नजर आ रहा होगा, और एक ट्राइंगल अपने को देखना है, ट्राइंगल ओ ए आई। ट्राइंगल ओ सी ए अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करते हो, ये छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा होगा ये वाला। उसके लिए ये जो एंगल बीटा एंगल जिसको मैंने बनाया है, ये बीटा एंगल एक्सटीरियर एंगल होगा। तो बीटा को हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस आई, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स। जब आप इस ट्राइंगल को वॉच कर रहे होगे, ओ ए आई वाला ट्राइंगल, उसके लिए जो गामा बनाया गया वो एक्सटीरियर एंगल होगा, और ये अल्फा और इन दोनों का सम वो हमारे लिए इंटीरियर एंगल्स बन जाएंगे। या फिर आप ओ ना लेना चाहें तो इसको सी भी ले सकते हैं, तब भी चलेगा। सी ए आई ये वाला ट्राइंगल लेते हैं तो आर और बीटा इंटीरियर एंगल बन जाएंगे। सो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं गामा की वैल्यू जो आ रही है वो बीटा प्लस आर के बराबर आ रही है, और आर को हम फिर लिख सकते हैं आर और आई आपस में बराबर है। हमको पता है कि आई इज इक्वल टू आर, ये रिफ्लेक्शन का रूल है। बस इसी से अपने को फॉर्मूला मिलेगा। तो पॉइंट इसकी ये हम कभी भी लगा सकते हैं ट्राइंगल बना करके, नो मैटर की कैसी कंडीशन अपने को दी गई है। इसके बाद हमारे पास कुछ अप्रोक्सीमेशंस आएंगे। हम ये अप्रोक्सीमेट मानकर अप्रोक्सीमेशन लेके चलेंगे कि जो पी ए लेंथ है, ये वाली लेंथ, ये बहुत कम है एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये डिस्टेंसेस। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइट रेज हैं, जितनी भी हम लोग लाइट रेज ड्रॉ कर रहे हैं, सारी की सारी लाइट रेज ऑलमोस्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। दूसरे टर्म में ये बोल सकते हैं कि अल्फा बीटा गामा जो भी एंगल्स हैं वो बहुत स्मॉल एंगल्स हैं। तो जब ये अप्रोक्सीमेशन वैलिड होगा तभी हमारा फॉर्मूला वैलिड होगा। इसको बोलते हैं पैराक्सियल अप्रोक्सीमेशन। तो यहाँ पर एक पैराक्सियल अप्रोक्सीमेशन हम लोग लिखते हैं, पैराक्सियल अप्रोक्सीमेशन। व्हाट इट सेज कि अपने को ये मान के चलना है कि जब कभी हम सॉल्विंग कर रहे हैं, उस केस में जो एंगल्स बन रहा है अल्फा बीटा गामा वो ऑलमोस्ट जीरो है। दैट मीन्स बहुत स्मॉल है। दैट मीन्स एक्सिस जो है, जो लाइट रेज है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। तो शॉर्ट में अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि light rays are parallel to principal axis. That means alpha, beta, gamma are very small. ये तो मैंने अल्फा बीटा गामा के टर्म में दिया गया है। अगर एग्जाम में पूछेगा पैराक्सियल अप्रोक्सीमेशन क्या है, तो वहां पर अल्फा बीटा गामा को कुछ और भी नाम दे सकता है। या फिर अपने को जनरल टर्म में लिखना चाहिए, तो जनरल टर्म क्या होगा? हम ऐसा बोलेंगे कि एपी की डिस्टेंस इन डिस्टेंसेस से कम है। और एपी की डिस्टेंस का मतलब हुआ कि जो मिरर की हम ये लेंथ ले रहे हैं, ये मिरर को हम बहुत कम पोर्शन ले रहे हैं। तो पूरे स्फीयर में से बहुत छोटा सा पोर्शन लेना होता है, बड़ा पोर्शन नहीं लेना होता है। तो हम उसका छोटा सा पोर्शन लेते हैं और उसके हिसाब से बात करते हैं। ये जो डायमीटर होता है, ये वाला डायमीटर, इसको अपर्चर कहते हैं। तो पैराक्सियल अप्रोक्सीमेशन का मतलब होता है कि अपर्चर इज वेरी स्मॉल। अपर्चर इज स्मॉल और वेरी स्मॉल। व्हाट इज अपर्चर? अपर्चर का मतलब हुआ, अगर हमने ये मिरर लिया तो उसके ये डायमीटर को अपर्चर कहते हैं, डायमीटर ऑफ मिरर। अब आपको लगेगा डायमीटर ऑफ मिरर क्या होता है, तो वो आपको अगर समझ में आया मिरर कैसा है 3 डायमेंशन, तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एक सर्कल होता है, जैसे हम लोगों ने अभी पहले बात की थी, इसका अपना रेडियस होता है, इसका अपना डायमीटर होता है। तो ये डायमीटर बहुत छोटा होना चाहिए एज कंपेयर टू अदर डायमेंशंस।
दैट मीन्स अदर क्वांटिटीज दैट वी आर यूजिंग। तो अपर्चर भी हम लोग याद रख सकते हैं, कई बार अपर्चर को ए से लिखा जाता है। तो ये अपना अप्रोक्सीमेशन है, इसी अप्रोक्सीमेशन के बेसिस पर हम उसको डिराइव कर सकते हैं। ओके, टाइम रनिंग हो रहा है तो मैं जल्दी से इसको टाइप कर देता हूँ। अगर आप 1 मिनट के लिए पेशेंटली सुनते हैं तो अल्फा की वैल्यू क्या लिखेंगे? सिंस अल्फा बहुत छोटा है तो अल्फा इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू 10 अल्फा के बराबर हो जाएगा। तो ये अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू 10 अल्फा। 10 अल्फा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये अप्रोक्सीमेटली इसके एपी के बराबर हो जाएगा, तो ये एपी डिवाइडेड बाई पीओ लिखेंगे। सिमिलरली अगर उनको बीटा लिखना हो, बीटा एग्जैक्टली मैच करेगा क्योंकि सेंटर पर है, तो एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ एपी डिवाइड बाई पीसी बनेगा। गामा के बारे में बात करेंगे तो गामा कितना बनेगा? अप्रोक्सीमेटली एपी डिवाइड बाई पीआई बनेगा। अब हम यहाँ से अल्फा बीटा गामा में एक रिलेशन पता कर लेंगे, आई और आर बराबर होते हैं, तो हम इन दोनों को यहाँ से आई की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो अपने को मिलेगा कि गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस आई, और आर की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं बीटा माइनस अल्फा। तो दिस बेसिकली सेज कि अपने पास आना चाहिए गामा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा। गामा की वैल्यू रख दो, गामा की वैल्यू कितना है? ए पी डिवाइड बाई पी आई इज इक्वल प्लस अल्फा की वैल्यू रख देते हैं ए पी डिवाइड बाई पी ओ इज इक्वल टू 2 टाइम्स बीटा की वैल्यू रख देते हैं ए पी डिवाइड बाई पी सी। ना अब देखोगे एपी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 1 डिवाइड बाई पी आई प्लस 1 डिवाइड बाई पी ओ मस्ट बी इक्वल टू 2 डिवाइड बाई पी सी। अच्छा, पी आई क्या है? इमेज डिस्टेंस। पी ओ क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और पी सी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला स्टोरी। ना अगर इसको हमको जनरल फॉर्मूला बनाना है तो इसको डायरेक्शन के साथ लिखना चाहिए। हमारी ये नेगेटिव डायरेक्शन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो पी आई को क्या लिखेंगे? पी आई को लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख देते हैं पी आई हैज टू बी रिटन एज माइनस वी, पी ओ मस्ट बी रिटन एज माइनस यू, पी सी मस्ट बी रिटन एज माइनस आर। क्योंकि आर इधर जा रहा है, सारे इधर मेजर हो रहे हैं, तो माइनस माइनस करेंगे। जैसे आप यहाँ पे सारी वैल्यूज को रखोगे तो माइनस टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा और अपने को एक रिलेशन मिल जाएगा। क्या रिलेशन मिलेगा? 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 2 बाई आर। इसी 2 बाई आर को 1 अपॉन एफ बोल देते हैं बाद में, और ये हमारे लिए मिरर फॉर्मूला बन जाता है। तो दिस इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला फॉर मिरर, और ये आपने पहले पढ़ रखा होगा। तो अपने को क्या याद रखना है? 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 2 बाई आर। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया जाएगा, इमेज और लोकेशन, ऑब्जेक्ट लोकेशन आपको देगा, इमेज लोकेशन हम यहाँ से निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा? आपको रे डायग्राम पहले ये पता करना होगा कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, फिर सारी वैल्यूज को साइन के साथ रखनी पड़ेगी और यहाँ से वी निकाला जा सकता है। वी पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब पॉजिटिव साइड में बन रहा है, वी नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव साइड में बन रहा है। ये भी पता चल जाएगा इमेज हमारी इस जोन पर है या इस जोन पर है। तो ये मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, आप इससे इसका डेरिवेशन को कॉपी करने का, और कुछ इशू रहता है तो नेक्स्ट क्लास में पूछने का, है ना। और फिर इसके बाद हम लोग इसके एप्लीकेशंस को देखेंगे। और यहाँ पे मैंने काफ़ी स्लो काफ़ी डिटेल में बताया है, सो दैट अगर आप 10th 9th में सही से नहीं पढ़ा है तो भी आप इसको रिवाइज कर सकते हो, और अगर क्वेश्चन है तो आप कर पाओ। चलेगा। सो आज के लिए हम लोग अभी इतना ही रखते हैं, और आप इसके नोट्स बनाएंगे, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। कोई क्विक क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज दैट्स डन फॉर द डे। Okay, thank you then. See you tomorrow.